बच्चों, अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ जानकारी, जो मुख्य बेसिक मूलभूत जानकारी थी, वो प्राप्त कर ली। अब हम ये रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है, और ये हमारी परीक्षा में कई बार 4 मार्क्स यानी 4-4 नंबर का क्वेश्चन आमतौर पर आता है। और ये रासायनिक समीकरण लिखने से लेके रासायनिक समीकरण के संतुलन तक होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण लिखने की इसमें एक संक्षिप्त विधि की बात करें कि कौन सा तरीका होना चाहिए कि हमारी समीकरण सही तरह से लिखी जाए। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त यानी कि बहुत बड़ी कहानी को छोटा सा करना और उसके अलावा उपयोगी भी बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का याद करें कि क्या क्या थे, तो उसके अनुसार Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह समीकरण जो 1.2 दी है इसके द्वारा समझाया गया है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला है, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उसकी तुलना करते हैं। जैसे हमने देखा कि बाईं ओर Mg का एक ही परमाणु है और दाईं ओर भी एक परमाणु है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन पे देखते हैं तो ऑक्सीजन के उधर 2 परमाणु हैं और इधर 1 है, तो इसका मतलब ये संख्या समान नहीं है, या हम इसको कह देंगे अगर ये समान नहीं है तो ये संतुलित नहीं है यानी असंतुलित है। और इसको कैसे हम संतुलित करेंगे ये आगे वाले इस अध्याय में आज हम सीखेंगे। अब बच्चों हम ये सीखते हैं कि हम समीकरणों को संतुलित क्यों करेंगे, उसका क्या महत्व है। तो इसमें क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पता होगा, जिसमें जो है तत्व जितने भाग लेते हैं उतने ही उत्पन्न होते हैं, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या बोलता है कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने पिछली कक्षा यानी 9वीं कक्षा में अध्ययन भी किया होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा था। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली का मतलब स्ट्रक्चर्ड, स्केलेटन, अभी बैलेंस नहीं है, एक स्ट्रक्चर बना, एक संरचना बनी है, उसको हमें संतुलित करना जरूरी है। अब हम जो हमने पहला प्रयोग किया था 1.1, अब 1.2 वाले प्रयोग की बात करते हैं, जिसमें समीकरण निम्न प्रकार से बनी थी। इसमें समीकरण बनी थी, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के साथ क्रिया कराई थी। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई तो ये बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। अब उस समीकरण को अगर हम चिन्हों के रूप में लिखते हैं तो चिन्ह में जिंक Zn प्लस H2SO4, तो जब ये मिलेंगे तो उससे एक तो मिला ZnSO4 प्लस H2, तो ये मिला। अब हमें ये देखना है कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। चलिए देखते हैं। इसमें अगर देखते हैं जिंक यानी कि Zn के कितने हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो भी एक दिखाई दे रहा, राइट हैंड साइड देखेंगे तो भी एक दिखाई दे रहा। दूसरा हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे तरफ दिखाई दे रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। अगला है सल्फर S की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही है और राइट हैंड साइड में भी एक है, बिल्कुल ठीक है। अगली है ऑक्सीजन के 4 परमाणु हमको दिखाई दे रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी 4 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। अगर ये परमाणु दोनों तरफ बराबर है यानी ये समीकरण संतुलित है। जितने परमाणु क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उतने ही परमाणु उन तत्वों के बाहर निकल रहे हैं, तो ये समीकरण संतुलित है। जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था Mg वाली में, उसमें समीकरण संतुलित नहीं बनी थी। ये जो मैंने आपको संतुलित का बताया था, वो जो मैंने अभी बताया था, ये पूरा वही चार्ट है। देखिए अब हम एक और समीकरण की बात करते हैं और वो समीकरण है Fe प्लस H2O। Fe आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है, H2O यानी जल,
जब हमने Fe और जल की क्रिया कराई तो Fe3O4 प्लस H2 बना, यानी आयरन का ऑक्साइड बना। तो अब देखें Fe जब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो हमें यही पता लग गया समीकरण संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन का उधर 1 है, इधर 4 है, तो ये समीकरण हमारी संतुलित नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ साफ जो मैंने बात बताई थी वही लिख रहा है, उधर 1 3 2 2 1 4। अब इसे संतुलित कैसे करें? संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित किए। तो सबसे अधिक यौगिक किस में है? देखिए आप समीकरण में देखिए, सबसे अधिक यौगिक है H2 में। इसको संतुलित करने के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, और सबसे अधिक परमाणु वाला जो यौगिक है वो Fe3O4 है, क्योंकि Fe3 में 3 तो Fe के हो गए और 4 ऑक्सीजन यानी 7 हो गए, तो उसको सबसे पहले करें और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। और सबसे पहले ऑक्सीजन, उसमें भी सबसे पहले किसको लिया? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 4 करेंगे। आप इस हरी वाली टेबल में देखिए, सबसे पहले उधर ऑक्सीजन जो थी 1 थी, इधर 4 है, तो हम क्या करेंगे कि उधर की ऑक्सीजन को 4 बनाएं। तो उधर की ऑक्सीजन को देखिए 4 बना लिया। हमने क्या करा, H2O में ऑक्सीजन थी, H2O के बाहर 4 से गुणा कर दिया। अब हम दोबारा एक बार चेक करते हैं। देखिए उधर ऑक्सीजन 4 हो गई, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गई, ठीक है, लेकिन उधर हाइड्रोजन अब 8 हो गए, 4 2 नहीं 8। तो अगर हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, अब उन हाइड्रोजनों को इधर बैलेंस कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 8 बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं? H2 लिखा हुआ है, इधर गुलाबी वाली जो ये टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो उधर H2 के कुल मिला के H के 8 परमाणु हैं, इधर 2 ही हैं, यहां 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 8 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे 2 तत्व, 2 एलिमेंट बैलेंस हो गए। समीकरण में 2 तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब अगले की बात करते हैं। अब देखिए Fe जो है उधर 1 है, इधर 3 है, तो हम ये काम क्या करेंगे, Fe वाले में जो उधर 1 Fe है, उधर वाले में 3 से गुणा कर देंगे। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इधर 3 है तो उधर को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा, और इस वाले में उधर 8 थे तो इधर 2 से 4 से गुणा करें। तो इस तरह से जब हम पूरा करते हैं तो जो 1.8 समीकरण है, ये समीकरण हमारी इस तरह से दिखती है, और पूरा वो ब्रैकेट हटाने के बाद पूरी समीकरण 3Fe प्लस 4H2O, एरो का निशान है Fe3O4 प्लस 4H2। यहां पर सारे जो तत्व हैं वो उसके परमाणु संतुलित हो चुके हैं, और इस विधि को हम लोग हिट एंड ट्रायल, देखिए हिट एंड ट्रायल यानी कभी इधर 2 जोड़ दिया, कभी उधर 2 की गुणा कर दी, किसी भी तरह बैलेंस कर लिया। तो ये कौन सा मेथड हुआ? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आज हमने हिट एंड ट्रायल मेथड सीखा। हम जब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमने उसका रंग, रूप, अवस्था, गंध, ये सब चीजों के बारे में चर्चा करी। तो आज भी जो हमने ये रिएक्शन यानी कि समीकरण को किया, तो अब हम उनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इस चरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखेंगे। क्या संकेत है? देखिए समीकरण में दिख रहा है कि 3Fe और ब्रैकेट में S लिखा है, इसका मतलब सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, तो आयरन ठोस अवस्था में। फिर H2O लिखा है गैस, तो H2O किस अवस्था में है? यहां पे गैस के रूप में। क्यों? क्योंकि H2O को यहां पर उन्होंने पूरा पानी नहीं डाला, उस पानी की भाप बना के डाला। तो भाप क्या है? गैसीय अवस्था है, यानी भाप से जो आयरन था उसमें भाप की, जैसे कुकर से सीटी से भाप निकलती है, उसकी रासायनिक क्रिया जब हुई तो Fe3O4 जो है वो सॉलिड मिला, ठोस अवस्था मिला, इसलिए उसके आगे S लिखा हुआ है। और जो हाइड्रोजन का वो जो गैस निकल के आई वो गैसीय अवस्था में आई, इसलिए उसके आगे लिखा हुआ है G। तो हमारा ये क्या है, पूरी रासायनिक समीकरण का संतुलन भी हो गया। संतुलन के अलावा चिन्हों का प्रयोग किया, चिन्हों के अलावा हमने उसकी अवस्था को भी, चाहे वो ठोस है या द्रव है या गैस, उसको भी लिखा। भौतिक अवस्थाओं को लिखना कोई जरूरी नहीं है, हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि वह आवश्यक ना हो।
कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब और उत्प्रेरक, तापमान कितना रखना है, दाब कितना रखना है, और उत्प्रेरक का मतलब कोई ऐसा अलग से कोई एक ऐसा केमिकल या रासायनिक पदार्थ या कोई एलिमेंट या तत्व डालना है जिससे उस क्रिया में उस क्रिया की गति को तेज या धीमा किया जा सके। ताप, दाब और उत्प्रेरक, इन तीनों को जो क्रिया होती है उसमें जो बीच में तीर का निशान होता है उसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे इसमें दो समीकरण उदाहरण में दे रखे हैं। CO गैसीय अवस्था में लिया गया, उसके साथ हाइड्रोजन का 2H2 यानी गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन को मिलाया गया तो CH3OH मिला, CH3OH मिला, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिला, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है 340 ATM यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला गया, 340 दाब डाला गया, दाब, जिससे वो क्रिया क्या हुई, दो गैसों पे दाब डाला तो वो लिक्विड बन गई। और अगला उदाहरण दिया हुआ है 6CO2 जिसको एक्वा, AQ का मतलब पानी की अवस्था में, AQ प्लस, क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, लेकिन उस गैस को लिक्विफाइड कर दिया जाए यानी द्रवित कर दिया जाए तो उसको द्रव्य अवस्था में लिया गया है, प्लस 12H2O, 12 H2O के लिए गए जल के लिक्विड में, और सूर्य का प्रकाश और उसके साथ क्लोरोफिल। अब ये क्रिया कहां है आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्रिया पत्तियों में होती है, और पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो उसमें क्लोरोफिल के कारण होता है, और धूप आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, वो प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी उनके अंदर है, क्लोरोफिल उनके अंदर है, और धूप आ रही है, ये सब मिलते हैं तो बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा था, ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, प्लस ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज मिला, प्लस 6O2 ऑक्सीजन निकली, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो भी रासायनिक क्रिया हो रही है, प्लस 6H2O, थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ। तो ये भी एक क्रिया थी जिसमें हमने जो अभिक्रिया होने में भौतिक अवस्था के साथ साथ हमने ताप, दाब और उत्प्रेरक जैसी चीजों का भी प्रयोग किया। इसमें सूर्य का प्रकाश जो है एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, क्लोरोफिल जो है एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, और हमारी ये क्रिया पूर्ण हो रही है। अब बच्चों आप अपनी जो कॉपी है, जो अपनी आंसर बुक है, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर में आप हमसे भी मदद ले सकते हैं, घर में कोई उससे मदद ले सकते हैं, आप इनके उत्तर लिखिए, फिर हम लोग जब ये कॉपी को चेक करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्या क्या चीज कैसे होगी। जैसे पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जिससे उसमें कोई अशुद्धि हो तो साफ हो जाए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित, तो आप ये समीकरण लिखना और समीकरण संतुलित करने के लिए जितने तरीके बताए हैं उनका प्रयोग करके हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके आप करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण के। अब देखा उनकी अवस्था के साथ, तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें तो समीकरण लिखना है, तीसरे वाले में अवस्था भी कि वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, एक्वस है, वो भी लिखना है। और उसके बाद जब से पहला लिखा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, जैसे उसमें लिखा जल में लिखा हुआ, तो जल में आप वहां पे लिखेंगे एल, लिक्विड, ठीक है, से अभिक्रिया करके सोडियम। तो ये आपको बच्चों गृह कार्य दिया गया है, और आप इस अध्याय को बार बार सुन के अपने परीक्षा के हिसाब से तैयारी करिए। ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रासायनिक विज्ञान यानी रसायन की सारी मूलभूत बातें हम पिछली कक्षा से जोड़ते हुए इस कक्षा में लाए हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बिना कोई भी दुनिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।